हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे HCSC सेट का जो पेपर हुआ था सेकंड वाला, उसकी आंसर की देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये जानेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछा गया था। इसमें देखिए आकृति दी गई है, चिकित्सक, अनुभवी, अस्पताल कर्मचारी और स्नातकोत्तर को जो है दर्शाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन है जो ऐसे लोगों को निर्दिष्ट करता है जो कि अनुभवी अस्पताल कर्मचारी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं। तो दो इसमें कंडीशन दे दी कि वो एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉय तो है बट वो डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, यानी कि जो इस पूरे डॉक्टर्स के उस एरिया में ना आता वो हमें वो छोड़ देना था और जो बाकी आ रहा था उसमें वो लेना था। तो अगर हम इस वाले सर्कल की बात करें एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल की, तो GF जो है ये डॉक्टर्स में आ रहा है, तो इसको हम स्किप करेंगे, सिर्फ A और C ये आ जाएगा। ठीक है, तो A एंड C ओनली हो जाएगा। अगर यहीं पर वो कहता कि अगर अनुभवी अस्पताल कर्मचारी है लेकिन चिकित्सक और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो हम C को भी नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हो जाता फिर। ठीक है, तो A एंड C ओनली यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सच पीपल हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जो चिकित्सक के साथ साथ स्नातकोत्तर भी हैं वो बताना है अब हमें। तो एक मिनट, ठीक है, तो डॉक्टर भी हो और स्नातकोत्तर भी हो, यानी कि जो इन दो में तो आता ही हो, साथ में वो एक्सपीरियंस में भी अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो B और F जो है इस तरीके के बन जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर B एंड F ओनली जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है एवं बाईं मुड़कर 20 मीटर चलता है। देखिए पश्चिम की ओर 10 मीटर वो चल रहा है, वेट सॉरी एक मिनट, यहाँ देख लीजिए, पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, उसके बाद वो बाईं तरफ मुड़ रहा है। बाईं तरफ मीन्स नीचे की तरफ आ रहा है, ये हो जाएगा 20 मीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं इस तरफ होगा और ये 20 मीटर चल रहा है। अगेन वो 20 मीटर चलता है दाईं ओर, तो यहाँ हो जाएगा। अब उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी थी, तो 10 ये हो जाएगी और 20 ये हो जाएगी, ये वाली चीज़। तो 20 और 10 30 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इन ए सर्टेन कोड रीजनिंग को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो हाउ ऑडिशन रिटर्न इज दैट कोड। तो यहाँ पे देखिए 4-4 का पेयर लेके इसको बनाया गया है। देखिए फर्स्ट 4 जो है REAS, इसका कोड किस तरीके से लिखा गया। R का जो कोड आया है, R से जो नेक्स्ट लेटर है S को यहाँ लिख दिया गया है। E से जो नेक्स्ट लेटर है F यहाँ पे आ गया है। A का कोड यहाँ पर B आ गया है और S से आगे वाला लेटर T यहाँ पे आ गया है। तो TBFS इस तरीके से इसको बनाया गया है। फिर O बचा था यहाँ पे, O से नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, M है, तो ये डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से इनको किया गया है। लेकिन इसमें क्या किया गया, जैसे NING, इसका कोड क्या बनाया गया, NO को स्किप कर दिया गया, P आ गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर इसमें माइनस करके लिखा गया है, एक माइनस में गया है इसको, तो ये G हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ऑब्वियस है प्लस होके आएगा, तो प्लस होके आएगा तो क्या आ जाएगा वापस से, बट एक प्लस क्या है M, और इसमें G से F बना दिया है, FG, हाँ ये पूरा का पूरा लिखा गया है F। तो इसको इस तरीके से इसमें इसको लिखा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन C बन रहा है। ठीक है, क्योंकि A का B लिखेंगे, U का V आ जाएगा, D का E हो जाएगा और I का J हो जाएगा, नेक्स्ट वाला लेटर। फिर बीच में T था तो एक मिनट, MNO, O का M लिखा गया था, डिक्रीज करके लिखा था O का M। ठीक है, और वो भी एक को स्किप करके, तो TS को स्किप किया, R आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो है इसमें राइट आंसर इसमें होना था, यानी कि जो रूल इसमें लगा था, 2 माइनस हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, वही रूल इसमें लगना था, और तो ऑप्शन C जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो संख्या में कितने अंक है जिनका स्थान जो है वो सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अवरोही का मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि सबसे बड़ा पहले लिखेंगे फिर सबसे छोटा आएगा। तो ये वाली संख्या हमको दी गई थी, वेट एक मिनट,
देखिए 7 2 8 1 9 5 3 4 6। तो अब इसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा लिखेंगे पहले। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखिए सिर्फ 3 अकेला ऐसा है जिसकी पोजीशन वही रही है एज इट इज़, बाकी सबकी चेंज हुई है। तो एक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसका मतलब इंटरचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ACFHKM, तो क्या किया गया है, एक एक वर्ड को स्किप किया गया है। A से C बना तो B को छोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद C के बाद 2 अक्षर को स्किप किया गया, D और E को, देन F आ गया, F के बाद GH, इस तरीके से पूरी चली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम R के बाद 2 वर्ड्स को छोड़ देंगे, ST को, U आ जाएगा। बीच में भी एक वर्ड को स्किप किया गया है तो V को हमने छोड़ दिया तो W आ जाएगा। तो UW जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका निकल जाएगा। तो D ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। स्टेटमेंट दी गई हैं 2, स्टेटमेंट है ये और कंक्लूजन दिया गया। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है कि P जो है वो बड़ा है G से। देखते हैं P यहाँ पे है और G यहाँ पे है, तो देखिए बिल्कुल बड़ा है। P देखिए इक्वल टू N है, तो यहाँ से अगर मैं मान लेती हूँ तो P D से बड़ा आएगा, और D हमें पता है या तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर इक्वल भी है D G के तो भी P G से बड़ा ही होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होनी थी, ट्रू होनी थी। और G लेस देन है J से, ये भी ट्रू है, क्योंकि G जब लेस देन है B से और B और J बराबर हैं तो ऑब्वियस है G लेस देन होगा J से भी। ठीक है, तो बोथ कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएंगी। चलिए आगे देखिए। 12:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई उत्तर की ओर, मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तो 2:45 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछा गया था। देख लीजिए, अब ये घड़ी की सुई है, यहाँ पर घंटे वाली सुई है। 12:30 है तो लगभग 12 और 1 के बीच में मिलेगी छोटे वाली जो सुई थी, और ये बड़े वाली 6 पे मिलेगी। ठीक है, अब हो गया ये एक उत्तर में एक दक्षिण में। 2:45 पे क्या होगा, जो ये मिनट वाली होगी ये इस डायरेक्शन में होगी 9 पर। ठीक है, और वो 2 के आसपास होगी। तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो वेस्ट यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। यदि एक तारे के बराबर 4 वृत्त और 3 वृत्त के बराबर 4 हिरे हैं तो तारे का हिरे से अनुपात बताना था। तो जो जो दिया है सिर्फ वो आपको लिखना था। ये क्या कह रहा है, 1 स्टार इक्वल है 4 सर्कल के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 3 सर्कल इक्वल है 4 डायमंड के। ठीक है, तो हम यहाँ से S और C निकाल लेंगे पहले। 1 मिनट, ये क्या था, 4 सर्कल, ओके ये 4 था, 4 सर्कल। तो यहाँ पर स्टार और सर्कल का रेशो कितना आ गया, 4:1 आ गया, और सर्कल और डायमंड का रेशो कितना आ गया, 4:3 आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा SCD। S की वैल्यू 4, C की वैल्यू 1, इसमें 4 है C की वैल्यू और इसमें 3 है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। अब हमसे पूछा क्या है, स्टार और डायमंड का, तो 16:3 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 16:3 ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है 16:3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर बीट को इस तरीके से लिखा जाता है, रस्ट को ऐसे लिखा जाता है, तो बर्स्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए रिवर्स में इसको लेके आया गया है। अगर बी सेकेंड पोजीशन पे आता है तो उल्टी पोजीशन में किस पोजीशन पे आएगा, 25वीं पे आएगा। तो वही लिखा गया है वैसे इसमें। बर्स्ट बोला है तो बी 25वीं पोजीशन पर, बाकी आप इन्हीं में से देख के आप बता सकते थे। यू किस पोजीशन पर है, 6 पोजीशन पर है। ठीक है, उसके बाद आर जो है ये 9th पोजीशन पर है, तो 25 6 9। एस टी क्या हो जाएगा, 8 7। ये वाली सीक्वेंस देखनी थी आपको सिर्फ, 25 6 9 8 7। तो ये ऑप्शन डी में जो है हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि वृत्त में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है तो कितने युवा हैं जो सनातन हैं, जो कितने युवा हैं जो स्नातक हैं। तो ये हो जाएगा 20 और 10 30। ठीक है, टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ से, 30 जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। एक माता की आज की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है। 12 वर्षों के पश्चात माता की आयु अपनी बेटी से 2 गुनी होगी तो बेटी की वर्तमान आयु। तो इसको सिंपल है, आज की आयु दी है तो मैं मान लेती हूँ कि जो बेटी की आयु है वो x है, तो माता की कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुनी हो जाएगी।
ठीक है। 12 वर्षों पश्चात, यानी कि दोनों में जो है हम 12-12 को जो है ऐड करेंगे और इनको क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। 3x + 12 यहाँ लिख देती हूँ मैं, 3x + 12 इक्वल टू x + 12। ये कह रहा है 12 वर्षों के पश्चात जो माता की आयु है वो बेटी की आयु की दुगनी, तो इसको 2 गुनी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये 3x + 12 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2x + 24। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यही हमें निकालना था, क्योंकि हमने डॉटर की जो आयु मानी थी वो x मानी थी, तो 12 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बेबी जन्मदिन पर केक को 2 अर्ध भागों में बांटती है और एक अर्ध भाग को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काटती है। तो छोटे टुकड़े में से प्रत्येक का वजन 20 ग्राम है, तो उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हों तो मूल केक का वजन, देखिए कुछ इस तरीके से सर्कल में मान लीजिए ये एक आधा भाग उसने काटा है और इस आधे भाग के उसने 7 हिस्से किए हैं और सातों का वजन कितना है, 20 ग्राम है। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 7 × 20 140 हो गया। जब ये 140 का, तो ऑब्वियस है ये वाला भी 140 का होगा, तो 140 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 280 ग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, 280 ग्राम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगले में है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो यह लड़का शाहरुख का किस तरह संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द ओड वर्ड, हेट, लव, एंगर, क्राई। तो हेट, लव, एंगर ये नाउन हो जाएंगे, क्राई इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा, डी वाला क्राई जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। ए एक बिंदु से प्रस्थान करके उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चल रहा है, देख लेते हैं 5 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः जो है बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, और 5 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे दक्षिण दिशा सही हो जाएगा। ठीक है, F 216 है, तो F की पोजीशन हमें पता है कौन सी होती है, 6 होती है, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, L किस पोजीशन पे होता है, 12वीं पोजीशन पर होता है, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। तो ये वाली जो है यहाँ पे इसको यूज़ किया गया था, क्यूब वाले को। ठीक है, चलिए अगला, फाइंड द ओड। आकाश, तारे। देखिए आकाश में तारे होते हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते हैं, लेकिन चंद्रमा में ग्रह होते हैं, ये नहीं होता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। ओके, चलिए अगला देखिए। कुछ अक्षर लुप्त हैं, तो श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का इसमें चयन करना था। तो इसको ना आप 3 में डिवाइड कर लीजिए। ये वाला 3 में जुड़ेगा, ये वाला, ये और ये, कुछ इस तरीके से। तो हर एक में DEF बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो फर्स्ट में जैसे D और F है तो E आ जाएगा, अगले में DE दिया है तो F आ जाएगा, उसके बाद EFD हो जाएगा, और यहाँ पर DEF हो जाएगा, और फिर यहाँ पर है FDE हो जाएगा, और लास्ट में EF हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में हम D नहीं रख रहे हैं, रीज़न वही है कि क्योंकि ऑप्शन कुछ इस तरीके का मे बी ना दिया गया हो, हाँ नहीं दिया गया है, डी की जगह यहाँ पे ई कर दिया गया। तो देखिए EFFDFE, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन है, ए होस्टाइल सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम अपोजिट व्यूज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉन्फ्लिक्ट इसका सही आंसर होगा। द पर्सन डैश इज अवॉर्डेड इज ए सोल्जर। तो द पर्सन हु इज अवॉर्डेड इज ए सोल्जर हुज फादर इज ए फार्मर। हु और हुज ये 2 वर्ड आएंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एक मतलब जो एक्शन को डिस्क्राइब करेगा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, एडजेक्टिव कौन सा होगा, जो विशेषता बताएगा, इसीलिए नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जो है हो जाएगा, एडवर्ब जो है आएगा। चलिए देखिए, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स
लैंग्वेज क्लैरिटी, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट होगा। ए डैश कनेक्ट फ्रेजेस, क्लोज और सेंटेंस, तो कौन कनेक्ट करता है? कंजक्शन कनेक्ट करता है। ए ग्रुप टेक्निक यूज टू डेवलप मैनी आइडियाज इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में कह रहा है तो इसको बोलेंगे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना था पार्ट्स को ईच से। तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे प्यूपल हमें पता है कॉमन नाउन होता है, टेलरिंग हमें पता है, टेलरिंग आईएनजी आया है तो वैसे वर्ब की फॉर्म होगी तो वर्ब आ गया है। अर्ली क्या होता है? अर्ली होता है एडवर्ब, ठीक है। और क्यूट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, यानी कि जो विशेषता बताएगा। तो इसकी सही सीक्वेंस देखिए, अब अर्ली का एडवर्ब दिया गया, फर्स्ट का डी, तो ये एक ही ऑप्शन में था तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, दे डैश ज्वाइन द ड्यूटी ऑन फ्राइडे, तो दे नीड टू हो जाएगा, तो फर्स्ट का डी तो एक ही ऑप्शन में है, दे नीड टू ज्वाइन द ड्यूटी ऑन फ्राइडे, ठीक है। अगला हो जाएगा यू ओट टू कीप योर सेल्फ क्लीन, एंड देन उसके बाद शी डेयर टू कम ऑफन एंड आई यूज टू पीप इन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द टर्म विच मीन्स स्मेल, तो ओडोवर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। प्लूरल फॉर्म ऑफ द जीनियस, तो जीनियस की प्लूरल फॉर्म जीनियसेस भी होती है और जेनी भी होती है, ठीक है। तो वो उन पर डिपेंड करता है क्या मानेंगे, तो मे बी ऑप्शन 1 या बी, जिसका भी है दोनों भी मानते हैं वो, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ वर्ड नोबिलिटी इज, ओके सिनोनिम बताना है नोबिलिटी का तो डिग्निटी हो जाएगा। ए रिलीफ टीम वॉज सेंट टू डैश फूड एंड मेडिसिन अमंग द रिफ्यूजीज, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे बांटने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट किया ना फूड एंड मेडिसिन अमंग द रिफ्यूजीज, ठीक है। चलिए इसको मैच करना है। ओके सबसे पहले दिया है मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप क्या होता है? जो पर्सन हेट करता है ऑल मैनकाइंड को, वो, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा। पॉलीग्लोट क्या हो जाएगा? पर्सन स्पीक्स जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सके। जीनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, और स्क्वेंड्रमेनिया ये क्या है? स्पेंडिंग एक्सेस मनी, मतलब जो मनी ज़्यादा खर्च करे, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे देखिए इसमें सबसे इजी जो था वो एंटोमोलॉजी था। एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो थर्ड का बी अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेलेंटियोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फॉसल्स हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स हो जाएगा, और मीटरोलॉजी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला भी देखिए मैच ही करना है। इसमें देखिए सबसे पहले है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ये क्या होता है? जो दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं उनका जो निदान करेगा, तो फर्स्ट का डी, एक ही ऑप्शन है तो ये हो जाएगा। नियोनेटोलॉजिस्ट ये क्या होता है? इसका काम वह जो नाजुक स्थिति वाले शिशुओं का निदान करता है। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होगा? जो किडनी के रोगों का निदान करेगा। और न्यूरोलॉजिस्ट क्या होगा? जो तंत्रिका तंत्र के रोगों का निदान करता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है, ये कह रहा है टी की माँ बी है, तो रिलेशन वाला ये क्वेश्चन है। टी कोई बंदा है जिसकी माँ कौन है? बी है। वाई की बहन टी है, तो वाई और बी का कोई रिलेशन है। वाई का जो विवाह है वो एल के साथ हुआ है, और के का एकमात्र पुत्र एल है, यानी कि ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। वाई का हस्बैंड एल हो जाएगा और के का पुत्र एल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि पी की पुत्री के है, तो यहाँ पर ये पी इसकी माँ हो जाएगी के की, और एल की नानी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बना है। फर्स्ट कह रहा है कि टी एल से किस तरीके से संबंधित है। यहाँ पे टी है और यहाँ पे एल है, कैसे है? ओके टी एल से पूछा है, एक मिनट, ओके एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गलत हमने बना लिया है, दोबारा देखिए। ये कह रहा है कि टी की माँ जो है वो कौन है? बी है। टी की माँ बी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये टी है, वेट,
टी की माँ बी है। आगे इसने जो दिया है कि वाई की बहन टी है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा वाई, मतलब जो ऊपर रिलेशन हम बना रहे थे वो नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। और वाई इज़ मैरिड टू एल, वाई एल से मैरिड है। इसके अलावा एल इज़ द ओनली सन ऑफ के, तो एल जो है सन ऑफ के है और ये पी की पुत्री है। तो कुछ इस तरीके से बना। अब इसने पूछा टी एल से किस तरीके से संबंधित है। जब ये दोनों बहनें हैं और एल इसका हस्बैंड है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी साली हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही था, साली, ठीक है। फिर बी एल से किस तरीके से संबंधित है, ये बी है और ये एल है, ये बी के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इससे किस तरीके से संबंधित हो जाएगी, तो ये इसकी सास हो जाएगी। तो सास इसमें सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है अगर के मदर है एक्स की, मतलब कि ये वाली जो है ये अगर एक्स की भी मदर है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक्स की भी मदर है, तो देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू पी, ठीक है। तो या तो पोती, हाँ पोती ही हो जाएगी, पोता क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा है कि एल जो है वो एकमात्र पुत्र है के का, तो ऑब्वियस है ये क्या हो सकती है, पोती हो सकती है, ठीक है। कोई और बेटा नहीं है तो बेटी ही होगी, तो नवासी या पोती जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स वाले हैं। नो बैगर इज पुअर, देख लेते हैं यहाँ से। देखिए कोई भी भिक्षुक गरीब नहीं है, तो मतलब कोई रिलेशन इनके बीच में इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कुछ धनाढ्य भिक्षुक हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ धनाढ्य भिक्षुक हैं और सभी वर्ग, मतलब जितने भी वर्ग हैं वो गरीब हैं, तो ये गरीब के अंदर आ जाएगा वर्ग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सभी धनाढ्य, मतलब जितने भी धनाढ्य हैं वो गरीब होने की संभावना है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और सभी भिक्षुक वर्ग होने की, तो भिक्षुक इधर वर्ग उधर, क्या कोई रिलेशन है जब भिक्षुक और इसमें गरीब में कोई वो नहीं है, तो ऑब्वियस वर्ग में कैसे हो जाएगा, तो दोनों ही नहीं है, तो न तो निष्कर्ष एक निकलता और न ही दो, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक मिनट देखिए, अगला है सम कार्तिक और शाम। ओके हिंदी में आते हैं, देखिए कुछ कार्तिक हैं जो शाम हैं। ओके वेट, देखिए ये कार्तिक है, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो क्या हैं, शाम हैं। शाम के लिए मैं एसएच कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ अजीत जो है सुजीत हैं, और जितने भी सुजीत हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शाम हैं। तो सुजीत इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ से कुछ अजीत सुजीत निकल जाएंगे। तो एक डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बन सकता है। ओके ऐसे ही बनेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि सभी कार्तिक की सुजीत होने की संभावना है, कि सारे के सारे कार्तिक जो हैं इनकी सुजीत होने की संभावना है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी, क्योंकि यहाँ से अगर मैं ये करती तो भी तो इस तरीके से बनता ना सुजीत, कि उसमें से कुछ जो है वो बट सारे के सारे सुजीत जो हैं आ जाते हैं। देखिए नहीं, ऑप्शन ए इसमें हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे कार्तिक सुजीत हो जाएं, क्योंकि सुजीत जो है वो पूरा का पूरा शाम के अंदर है, ठीक है। सारे कार्तिक सुजीत होने की संभावना कब होती, जब सारा का सारा हिस्सा कार्तिक का सुजीत के अंदर आता, कुछ इस तरीके से आता, तब होती। लेकिन यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि जितने भी सुजीत है वो सारे के सारे शाम हैं, तो शाम के बाहर सुजीत जाएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा कुछ शाम की अजीत होने की संभावना है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो इसमें सिर्फ निष्कर्ष एक होगा जो कि अनुसरण करता है, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये क्या कथन कह रहा है कि कोई भी 90 80 नहीं है, यानी कि 90 और 80 में कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। कोई भी 90 80 नहीं है, तो इस तरीके से आप नो रिलेशन मान लीजिए, ठीक है। कुछ 90 ऐसे हैं जो 40 हैं, ठीक है, कुछ 90 ऐसे हैं जो 40 हैं, तो ये हो जाएगा कि कुछ 90 40 हैं और सभी 80 क्या हैं, सारे के सारे 80 70 हैं, ठीक है। इनसे और रिलेशन कोई नहीं दिया है। देखिए सभी 80 कि जितने 80 हैं वो 40 होने की संभावना है, तो बिल्कुल नहीं है,
ठीक है। तो इसमें देखिए 90 और 80 का कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जो कहा गया कि सभी 80-40 होने की संभावना है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि 90 का 80 से दिया है। ठीक है, तो क्योंकि सारे के सारे 80 में भी यहाँ भी हो सकते थे और फिर यहाँ से ये वाले सारे 70 हो सकते थे। ठीक है, और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता। तो संभावना में लगभग हम यस से ही बोलते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। कुछ 70-90 नहीं है तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि 80 का जो हिस्सा आएगा जो 70 में है वो 90 नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी सही है, कुछ 70 जो है वो 90 नहीं है। तो दोनों जो है यहाँ पे निष्कर्ष जो थे निकलने थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगले में जो है दी गई आकृति बनाने के लिए सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या जो है हमें ज्ञात करनी थी कि कितनी हो जाएगी। न्यूनतम यानी कि जितनी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं वो। ठीक है, मैक्सिमम होती तो फिर हम हर एक छोटी छोटी को जो थे वो करते। देखिए सबसे पहले ये 3 लाइन बनी यहाँ पे, 3 लाइंस, उसके बाद 4, 5 और ये 6, उसके बाद देखिए 7, 8 और ये 9, यहाँ से 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो टोटल जो है 12 लाइन जो है इस तरीके से बनेंगी। ओके, तो यहाँ पे 12 आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम पूछता तो हम फिर इस तरीके से काउंट करते, 1 हो गया, ये यहाँ तक यहाँ कर 2 होगी, ये 3 हो गई, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, तब हम उस तरीके से छोटे वाली उसको गिनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर हम पूरी बड़ी भी लेंगे तो भी हमारी 12 तो आएंगी ही। ठीक है, 12 आएंगी ही, हिस्सों में नहीं गिन रहे हैं, लेकिन लंबी लाइन को अगर हम गिनेंगे तो 12 लाइन यहाँ पर बन रही है। अगला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं त्रिभुज वाला, तो मैं जो फॉलो करती हूँ उसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सिंगल अगर आप देखेंगे तो 5 जो है बन रही है। ओके, सिंगल 5 बन रही है। अब जो है मिला के ये वाली जो बीच वाली है नहीं मिल रही तो मैं इसको x नाम दे देती हूँ। अब 2-2 को अगर मिला के बनाऊँ तो 2-2 को मिला के भी नहीं बन रही है, लेकिन मैं 3-3 वर्ड्स को अगर मिला देती हूँ तो तब जो है यहाँ पे ट्राइंगल बन के आ रही है। ठीक है, तो 3-3 को अगर मैं मिलाऊँ तो सबसे पहली कौन सी बन रही है, देखिए सबसे पहली बन रही है 2x4, ये वाली जो चीज़ है 2x और 4, यहाँ पे नाम लिखे भी हुए हैं। 2x4 एक ट्राइंगल बन रही है। उसके अलावा 3x4 भी बन रही है, 3 यहाँ पे है, और एक मिनट 3x4 नहीं बन रही है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। 3x5 पॉसिबल है, 3x5 जो है ये पॉसिबल है। ओके, उसके नहीं सॉरी एक मिनट, हाँ 3x5 पॉसिबल है, 2x4 पॉसिबल होगी, 1x3 पॉसिबल है यहाँ से, और ये इसके अलावा 2x4 हो गया, ये हो गया, और ये 3x5, तो 5 और 4 9 तो ये हो ही चुकी हैं, और एक और ट्रायंगल इसमें बनेगी, तो टोटल इसमें 10 ट्रायंगल होनी थी। ठीक है, इसमें जो है पूरी की पूरी 10 ट्रायंगल जो है बनने वाली हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना था कौन सा तत्व जो है आएगा। ठीक, देखिए AB3, CE6, F11 और GN, इसमें क्या किया गया, देखिए AB के बाद C आता है तो C की पोजीशन लिख दी 3 और C को लिख दिया नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, C के बाद अब D को स्किप कर दिया है, फिर E आ गया और F आता है 6 पोजीशन पे, तो यहाँ लिख दिया है, F को आगे ले गए। फिर यहाँ पर एक लेटर को स्किप किया था AB में 0 लेटर को, तो यहाँ पे D 2 लेटर को स्किप कर दिया गया GH को, तो I आ गया। फिर यहाँ पे J K L M को स्किप कर दिया, तो अगले में हमें 4 लेटर को स्किप करना है, तो 15वीं पोजीशन पे सबसे पहले कौन सा आता है, तो O आता है, तो O हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद O के बाद 4 लेटर को स्किप कीजिए, O P Q R S को छोड़ दिया तो OT आ जाएगा, और U की पोजीशन कौन सी हो जाएगी 21, तो OT 21 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका निकल जाएगा। आगे कह रहा है कि कुछ आम केले हैं। ओके, कुछ आम केले हैं। ठीक है, कुछ केले ऐसे हैं जो सेब हैं, ये कुछ सेबों की आम होने की संभावना है, तो बिल्कुल है। अगर मैं सेब को यहाँ पर बना देती तो सेब की आम होने की संभावना रहती, तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल यहाँ पे सही
हो जाएगा। ठीक है, अगला है नो एप्पल इज मैंगो। क्या कह रहा है, कोई भी सेब आम नहीं है। अब इनमें से दो ही, एक ही हो सकता है, या तो पहले वाला या तो दूसरे वाला, दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो आइदर वाला यहाँ पे केस बन जाएगा, या तो सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या फिर दो अनुसरण करता है। बट संभावना की जहां पर बात आ गई है तो पॉसिबिलिटी वो ज्यादा होगी। तो यहां पर हम कोई भी सेब आम को नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक निष्कर्ष यहां पर सही रहेगा, दो नहीं। ठीक है, अगर वहां पे सिर्फ ये होता कि कुछ सेब आम हैं तो दोनों केस बन सकते थे कि सेब आम हो भी सकते थे और नहीं भी, बट यहाँ पर संभावना है जहां पर, वहां पर हमें उसको प्रेफर करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष एक जो है सिर्फ यहाँ पे अनुसरण करता है। ठीक है, आगे है बादल को सफेद कहा है, सफेद को वर्षा। तो लास्ट में पहुंच जाइए इसमें कि पक्षी जो है वो कहां पर उड़ेंगे, ये पूछा है। तो यहां पे देखिए पक्षी कहां उड़ेंगे, पक्षी कहां पे उड़ेंगे, हवा में। ठीक है, और हवा को क्या कहा गया है, हवा को नीला कहा गया है। तो ब्लू जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीला। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 15 व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर। जब भी लगातार का आ जाए तो जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 नंबर का दिया गया है तो 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 पंजे 15। ठीक है, यानी कि 3 संख्याएं हैं, तो ये वाली 5 जो है, जो निकला होगा आंसर वो बीच वाली होगी, एक इससे आगे होगी, एक इससे पीछे वाली होगी। तो जो इससे पीछे वाली होगी वो 4 होगी और इससे आगे वाली 6 होगी। अब इसने मिडिल नंबर का स्क्वायर पूछा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा 25। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेंसिल ग्रेफाइट है। तो यहाँ पर बताना था कि क्या जो है इसके रिलेशन में सही जो है बनेगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रिक्स और हाउस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि घर जो है वो ईंटों से बनता है, इसी तरीके जैसे पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट से बनती है। ठीक है, ओके एक मिनट, यहाँ पे पेंसिल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल लकड़ी से बनेगी और उसके भीतर अंदर का जो एरिया होगा वो ग्रेफाइट से बनेगा, लिखने वाला जो होता है। तो पेन रिफिल यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, अगला है 279, इस तरीके से दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, सिंपल मल्टीप्लाई किए गए हैं, 7 दूनी 14 और 14 निम 126। ठीक है, तो यही करना था, 9 चौक 36 और 36 छिक 216 आता है। तो यहाँ पर 6 जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, 6। तो 6 हाँ गिरा, 36 छिक 216 जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि महीने का अंत बुधवार से होता है तो एक खास वर्ष के खास महीने में कितने सोमवार होंगे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए एक महीने में आपको पता है 30-31 इस तरीके से दिन होते हैं, किसी में 4 संडे भी आते हैं, किसी में 5 भी आते हैं। तो ऑब्वियस है हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी स्पेसिफाइड यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए 1750 को इस तरीके से बांटा जाता है कि ए का भाग बी का भाग और बी का भाग सी का भाग, इस तरीके से जो है बन रहा है, ये 3/4 के भाग है बराबर है। तो ये आप मान लीजिए इस तरीके से कह रहा है कि A/B जो है वो 3/4 है, 3/4। ठीक है, यहीं पर कह रहा है कि B/C 3/4 है और C/D ये भी 3/4 है। ठीक है, तो पहले हम ABC निकाल लेते हैं। तो ABC निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 3 3 9 4 3 12 और 4 चौक 16। फिर CD निकाला हमने, CD यानी कि 3/4, तो 9 3 27, 12 3 36, 16 3 48 और 16 चौक 64, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें सी का हिस्सा हमें निकालना है, तो सी का हिस्सा भाग कितना है, 48 है। नीचे इन चारों का जोड़ आ जाएगा और N2 में 1750 आ जाएगा। यहाँ पे 175 आएगा इनका जोड़, आई थिंक 7 और 6 13 और 8 21 4 25, हाँ 175। यहाँ से कट हो जाएगा ये 10, तो 480 जो है उसका हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कॉम्बिनेशन और परमुटेशन वाला है। NCX दिया है, NPX दिया है। तो यहाँ पर N और X की वैल्यू हमें जो थी फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें आपको सिंपल था कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या किया गया है,
NPR का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उससे ही जो है क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो NPR का बहुत इजी भी है, NPX कह लीजिए। इसका होता है n फैक्टोरियल और नीचे n-x फैक्टोरियल। एंड देन उसके बाद आप जो था ऑप्शन रख के कर सकते थे। जैसे मैंने मान लीजिए 9 4 लिया तो ये 9p4 हो जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल और यह पे 9 - 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल तक जाएगा। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। 9 है 72, 72 सत्ते जो भी होगा, 6 को से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 42 को, तो 3024 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 9 वाला इसमें एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 और 4 304 जो है यहाँ से निकल रहा है इसका आंसर। ठीक है, NCR भी अगर आप लगा के देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे NCR का होता है n फैक्टोरियल तो होता ही है, n - r फैक्टोरियल भी होता है, लेकिन जो नीचे होता है उसका भी फैक्टोरियल कर दिया जाता है। मैंने 9 4 लिए हैं तो 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, 9 - 4 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, और जो संख्या है 4 वो भी फैक्टोरियल में है। तो ये 5 तक तो जाएगी ही। 9 × एक मिनट यहाँ पे करते हैं, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल, लेकिन 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 हम ओपन करेंगे। 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कट करने के बाद देखिए 7 दूनी 14, 14 निम 126, तो ये भी बन रहा है। तो दोनों इससे आ रहे हैं, तो राइट आंसर 9 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले का खेल था। बाकी अगर फॉर्मूला नहीं पता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा तो ऑब्वियस है डिफ़िकल्टी तो होगी इसमें निकालने में। चलिए अगला देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। 6 किलोमीटर पर आवर की गति से अमुक दूरी तय करने में एक व्यक्ति को 50 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। जो स्पीड है हमारे पास टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 50 × 6 300 आ गया। ठीक है, 300 किलोमीटर आ जाएगा। यदि वह 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है, अब डिस्टेंस मुझे पता है 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, तो कितने में पहुंच जाएगा? 30 मिनट में पहुंच जाएगा। तो सी ऑप्शन 30 मिनट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट, इनमें से जो सबसे बड़ा है हमें वो फाइंड आउट यहाँ पे करना है। ठीक, तो देखिए अब इसको किस तरीके से करें। यहाँ पर देखिए जिसके आगे अगर कुछ ना दिया हो वहाँ पे जो है क्या होता है 2 होता है। अब एक के आगे 2 है, मतलब स्क्वायर रूट ले रहा है, एक में 4 ले रहा है, एक में 5, एक में 4। तो इनको किस तरीके से पता करेंगे? सबसे पहले जो बाहर जो नंबर्स दिए गए होते हैं इनका एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, 20 जो है यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर आपको 20 जो है बनाना है। तो 20 किस तरीके से बन सकता है? 2 × 10 हो सकता है, 4 पंजे 20 हो सकता है, 5 चौक 20 हो सकता है और 4 पंजे 20 हो सकता है। अब जिस जिस नंबर से बाहर डिवाइड किया गया है अंदर वाले को उसकी पावर बना दीजिए। जैसे 2 की पावर 10 आ जाएगा, 3 की पावर 5 आ जाएगा, 8 की पावर 4 आ जाएगा और 5 की पावर 5 आ जाएगा। अब आप बता सकते हैं, जैसे 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। ऐसे ही 3 की पावर 5, 3 3 9 27, 27 81 और 81 243। ठीक है, ये 243 होगा, ये 4096 हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 3125 आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा था तो 4096 सबसे बड़ा है, तो ये √58 वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु दी है। तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे, तो 14 × 14 कितना होता है? 196 हो जाएगा। फिर एक शिक्षक की आयु जोड़ दी तो औसत 1 बढ़ गया, यानी कि 15 हो गए हैं टोटल और औसत भी बढ़ गया है। तो 15 × 15 225। तो अब शिक्षक की एज पूछ ली, तो 225 में से सिंपल आपको 196 को माइनस करना था, तो 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेगा। ठीक है, 9 6 15, हाँ 29 वर्ष जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 व्यक्ति किसी कार्य को 45 दिन में, 18 व्यक्ति हैं, कोई काम है 45 दिन में पूरा कर रहे हैं, उसी काम को 30 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे निकालना था। तो डी यहाँ पे रखते हैं सिंपल और 30 को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, 3 एकम 3 0 और ये 15 पे जाएगा, 2 पंजे 10, 2 निम 18, 5 तिये 15, 9 तिये 27, 27 दिन जो है उनको लगेंगे। तो 27 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए, एक लड़के की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। मान लेते हैं फादर है, सन है। लड़के की वर्तमान आयु पिता की आयु की, तो फादर की आयु अगर मैं x ले लूँ तो सन की कितनी हो जाएगी? x/3 हो जाएगी, क्योंकि 1/3 है। 7 वर्षों के पश्चात, यानी कि x + 7 भी होगा और x/3 + 7 भी होगा। 7 वर्षों के पश्चात अपने पिता की आयु की आधी होगी।
आधी होगी किसकी, सन की, तो x/7/2 हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ ली है, तो ये x + 7/2 तो सही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 21/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। ठीक है चल, बट 3 आएगा यहाँ पे। ओके सॉरी, 3 था ये, 2 नहीं था, 3 था, तो कट नहीं होगा, इनको क्रॉस में लेके जाना पड़ेगा। 3x + 21 और ये 2x + 42 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। अब हमसे पूछी किसकी है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये x तो फादर की आई है, इसका तीसरा हिस्सा यानी कि 3 × 7 = 21, तो 7 वर्ष जो है पुत्र की आयु यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ओके यहाँ पे भिन्न आरोही क्रम निकालने थे, तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 11 और 17 किया क्रॉस में। 17 11 कितना होगा, 17 और 11 को मैं जब करूँगी तो 17 और 11, 17 11 जो है 187 होता है, और 12 13 156 होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 13/17 जो है ये 11/12 से पहले आना चाहिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो 13/17 11/12 से पहला, तो ये तो वैसे ही चला गया। यहाँ पे भी आप देखिए बी ऑप्शन में 11/12 पहले आ गया, यानी कि छोटा बाद में आया और बड़ा पहले, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी सेम एज इट इज किया गया है कि 13/17 से पहले 11/12 को लगा दिया गया, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे 17 और 9 को करिए, 13 13 169 होते हैं, 17 9 जो है यहाँ पे फिर 153 हो जाएंगे, तो 9 13 ऑब्वियस से छोटा हो जाएगा उससे, नहीं 17 9 169 नहीं, हाँ 17 9 153। ठीक है, हाँ ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए अगला देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का रेशो दिया गया है। अगर कह रहा है सिरों की संख्या 72 है, तो मुर्गियों की संख्या जो थी यहाँ पे ज्ञात करनी थी, तो ये आप ऑप्शन लेके कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या किया गया है, सिरों और पैरों की संख्या का अनुपात दे दिया गया है, किसका, सिर और पैर का, यानी कि हेड और लेग का 18:43, लेकिन ये सिरों की संख्या भी दे रहा है, यानी कि हेड की वैल्यू रेशो में 18 थी, तो मैं कह सकती हूँ कि 18 की वैल्यू 72 है। तो एक की हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो यहाँ पे हमें लेग की मिल जाएगी 43 × 4। 43 को अगर मैं 4 से करूँगी 172 लेग हो जाएंगे और 72 हेड हो जाएंगे, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, 72 हेड और 170 लेग। तो अब इसमें एक चीज़ आप मान लीजिए, ठीक है, जैसे इसने पूछा ना कि पैरों की संख्या का अनुपात दिया है, ओके, तो यहाँ पे जैसे मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए बोला है, तो आप अपोजिट वाला मान लीजिए कि सारी की सारी क्या है, जितने भी हेड हैं वो गाय के हैं। ठीक है, तो हेड अगर आप यहाँ पे देखेंगे 72H है और 1 की वैल्यू 4 निकली, तो 70 × 4 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये कितना आ गया, 288 आ गया है। ठीक है, तो 288 में से आप 172 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, 288 में से 172 को माइनस किया तो 8 और 2 6, 8 में से 7 गया 1, 2 में से गया 1। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, तो 58 जो है मुर्गियों की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, ओके। एक होज को भरने में सामान्यतः 6 घंटे लगते हैं, लेकिन पेंदे में छिद्र होने के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक लगे। तो होज संपूर्ण भरा हो तब छिद्र इसे कितने समय में खाली करेगा, ये पूछा गया है। ओके, भरने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 6। देखिए सबसे पहले भरने में कितने मिनट ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है। फिर पेंदे में छिद्र होने के कारण से भरने में 4 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कि दोनों नल को खोल दिया गया है, एक भर रही है तो दूसरी उसे खाली भी कर रही है, मीन्स जो भी छिद्र था वो। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 6 और 4 10 घंटे लगे। ठीक है, 4 घंटे क्योंकि अधिक लग रहे हैं तो ऑब्वियस ये भी हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहला काम कौन सा होता है, एलसीएम का। एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 6 10 और 10 6। यहाँ पे अब पूछा है कि इसे कितने समय में खाली करेगा, सिर्फ खाली का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 मिनट, माइनस होके जो है ये आएगा 4। ठीक है, हाँ 4 आ जाएगा। और फिर टोटल हमारा 60 को खाली करना है, तो 4 से 15 आ जाएगा। तो 15 घंटे जो है इसको खाली करने में टोटल हमारे लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कंपनी का उत्पादन दिया गया है इकाइयों में, पिछले वर्ष की अपेक्षा कौन से वर्ष में उत्पादन में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अब
इसमें उच्चतम प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि 5 से 10 हो गया तो 5% आ गया, नहीं, उसमें हमें उसका डिफरेंस लेना होगा, देन टोटल वैल्यू रखेंगे एंड देन इंटू 100, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो 5 से पहले 8 जा रहा है, ये 5 से 8 यानी कि 3 का डिफरेंस आएगा। फिर वृद्धि की बात की गई तो 5 गुना 100 हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, तो ये 60% की जो है इसमें वृद्धि हुई होगी। ठीक है, 60 नहीं, एक मिनट, इसमें पूछा क्या गया, उच्चतम प्रतिशत वृद्धि किस में हुई है। ओके, हाँ, लगभग ऐसे ही निकलेगा। तो 60% की रही है। 10 से अगर आप 8 to 10 निकालेंगे, 8 to 10, ठीक है, ये 8 था, ये 10 था, तो इसमें 2 का डिफरेंस आएगा, 2 किस में से, 8 में से, और गुना में आपको 100 करना पड़ेगा, 2 चौक 8, तो ये 25% आएगा लगभग। ठीक है, तो ये तो कम है। अब 10 से 28 निकालना है, सॉरी 10 से 18 में कितना अंतर हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, तो 8 गुना 10/100, तो ये 80% हो जाएगा। तो अभी तक का जो सबसे ज़्यादा है वो ये 80% ही है। फिर 18 से ये 25 पे पहुंचा, 18 और 25 में अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है, 7 पे 18 गुना 100, ठीक है, तो ये भी कम ही बनेगा, 2 × 18 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो 350 को अगर मैं करूँ 9 से, तो 9 × 3 27, 9 × 3 27, हाँ 30 के आसपास बनेगा, 32 33, ठीक है, तो ये भी बनेगा। और 25 से फिर 35 भी कम बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जो बन रहा है ये 80% वाला बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हो रही है वो 1999 में हो रही है। तो 1999 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिए गए वर्षों के लिए लगभग औसत उत्पादन कितना है। ओके, एवरेज प्रोडक्शन पूछ लिया है फॉर द गिवन ईयर्स, तो सबको ऐड कीजिए, जैसे लाइक बट ये हाँ लाख में ना, लाख में है ये, तो 5, 10, 18 इस तरीके से आप इनको ऐड कीजिएगा एंड देन जितने भी ईयर हैं उसके अकॉर्डिंग जो था इसको निकालना था। तो लगभग औसत जो है हमारा 18 जो है रहने वाला है, 18 फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट इसमें रहेगा। अगला देखिए, एक थैली में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। थैली में कुल 220 सिक्के हैं, कुल रकम इतनी है, 1 रुपये के सिक्के इतने के गुना है, तो तब 50 पैसों के सिक्कों की यहाँ पर संख्या पूछी गई थी कि कितनी जो है 50 पैसों की संख्या इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसको रेशो में लिख के हमें करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अगर इसको आप ऑप्शन से करना चाहें वो भी कर सकते हैं, तो 60 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले में देखिए, 130 मीटर लंबी ट्रेन की समानांतर पटरियों पर जो है ये दौड़ रही हैं। एक ही दिशा में दौड़ती हुई तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 20 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर 130 और 110 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ऑब्वियसली इनकी लंबाई को हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। 20 सेकेंड में पार कर रही है तो 20 सेकेंड करेंगे। ओके, और जब अपनी गति से विरुद्ध दिशा में दौड़ती हैं तो एक दूसरे को 12 सेकंड में ये पूर्णतः पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की गति इसमें पूछी गई थी। ओके, देखिए इसको कर लेते हैं। 130 मीटर और 110 मीटर को अगर हम ऐड करते कितना आएगा, 240 आएगा। और इस 240 को पार करने में अगर आप देखेंगे लास्ट में 12 सेकंड ले रहे हैं जब वो एक अपोजिट में जा रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर कब आएगा, जब वो दोनों उनको जो है ऐड किया जाएगा। क्यों ऐड किया जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए उन दोनों को ऐड करते हैं। और अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो हम क्या करते हैं, माइनस। अगर मैं पहले वाली रखती, ठीक है, तो वहां पर हमें उसको माइनस करके दिखाना होता। ठीक, तो अब यहाँ पर प्लस आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये T1 T2 अलग अलग स्पीड 20 कब बनेगी, देखिए 30-20 तो 50 होता है, 16-4-20 बनता है, तो ये वाला हो जाएगा। 20-8-28 होता है और 15-27 अलग हो ही जाएगा फिर। ठीक है, इसको आप जो 20 सेकेंड्स ऊपर दिया है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, देखिए उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट, देखिए वही है 240 आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले। और इनको पार करने में अगर 20 सेकंड लग रही हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 12 सेकंड। लेकिन ये 12 सेकंड कब कर रही है, जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ऑप्शन हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा जहां पर डिफरेंस 12 आ जाए। 30 से 20 का डिफरेंस 10 आ रहा है, 16 से 4 का डिफरेंस 12 आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं होनी थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगले में बल्लेबाज की इनिंग्स का औसत का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 12वीं इनिंग में इतने रन बनाए हैं जिसके कारण उसकी औसत में 5 रन की वृद्धि होगी। तो 12 इनिंग्स के पश्चात बल्लेबाज की औसत पूछी गई थी कि कितनी जो है हो जाएगी। ठीक है,
ओके 12वीं इनिंग में उसने 120 का स्कोर किया जिसके कारण उसकी औसत में 5 रनों की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन से भी अगर आप इसको करेंगे तो आप इजीली जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आप कोई भी यहाँ पर निकाल लीजिए, ऑप्शन देखिए पहले वाला ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 12वीं इनिंग्स में 120 रनों के कारण उसकी 65 और 11 कर लीजिए। देखिए 65 और 11 का अगर आप औसत निकालेंगे तो 11 पंजे 55, 5 11 6 66, 67 68 69 70 71 715 आएगा। अब 12वीं इनिंग में उसने 120 रन जिसके कारण उसकी औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई, यानी कि औसत में 5 रनों की वृद्धि। तो अगर मैंने 65 औसत लिया था तो नहीं, बट ये 65 तो तब था जब ये 12वीं इनिंग्स के पश्चात था, तो यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा हमें, 660 हो जाएगा। और 65 इंटू 12, 12 पंजे 60, 6 12 6 72 और 6 78 780, ठीक है। तो क्या इनके बीच में 120 का वो आ रहा है, देखिए 120 का आ रहा है, तो 65 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो यही इसमें कहा गया था। ओके अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि एक बल्लेबाज ने 125 रनों का स्कोर किया जिसमें 5 बाउंड्रीज और 6 सिक्सर्स जो से शामिल है, तो उसने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत विकेटों के मध्य दौड़कर स्कोर किया। ओके 5 बाउंड्रीज और 6 सिक्सर, 5 बाउंड्रीज यानी कि 4 लगाए होंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, 20 रन उससे आगे, और 6 सिक्सर यानी कि 36 रन वहाँ से आगे, ठीक है। तो 6 और 56 यानी कि 56, तो 125 में से अगर मैं 56 को माइनस करूँ तो 15 में से 6 जाएंगे 9, और यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 5 जाएंगे 6, 69, ठीक है। अब इसमें बताना है कितने प्रतिशत, 69 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा टोटल रन 125 इंटू 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 4 नीम 36, 3 4 6 24 और 3 27, 276/5, तो 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 1 मिनट 7 में से 5 गए 2, 5 पंजे 25, हाँ 55 ही रहेगा, और 1 बचेगा, 55 से ही 1/5% आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए इसका, 55.5, ठीक है, 1/5। अगला इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया है, ये वाला है। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आईटी या कंप्यूटर साइंस में बीटेक में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर जो शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कुमार का जन्म 19 मार्च 1995 का हुआ था। उसने BEIT में 65% अंक जो है प्राप्त किए हैं। उसने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में 62%। तो कुमार आवेदन करता है तो किस कार्य की विधि कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखिए कुमार का चयन हो जाएगा, ये कहा गया है। देखिए लेकिन केस हमारे पास ये बन रहा है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको GM के तौर पर रेफर किया जाएगा, बट यहाँ पर इसने कहा है BEIT की है उसने। ओके तो यहाँ पे देखिए वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि 1995 में 60% अंक होने चाहिए, तो 60 से 65% तो हैं ही, उसके 60 से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। लिखित और साक्षात्कार में कम से कम 40 था यहाँ पे, और 60 पर इसमें 62 हैं, तो ऑब्वियसली कुमार का चयन जो है हो जाएगा क्योंकि वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला वेंकट वॉज बोर्न है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमें बताने थे क्या आएगा। यदि वेंकट आवेदन करता है तो देखिए उसने BTech में 70% अंक किए हैं, MTech में 70% किए हैं, और लिखित और परीक्षा में 65 अंक। तो यहाँ पे आप देखेंगे BTech और MTech में 70% है, तो यहाँ पर भी जो है कंडीशंस फुल हो रही हैं, बट यहाँ पे बोला है उसने लिखित यदि वेंकट हो तो किस विधि में कौन सी जो है उसकी हो जाएगी। ओके तो बट यहाँ पर BTech दिया और ऊपर BTech BE में कम से कम इतने अंक होने चाहिए, लेकिन IT या कंप्यूटर साइंस में होने चाहिए, बट यहाँ पे बताया नहीं कि उसने किस फील्ड में जो है BTech किया है। तो आई थिंक इसका आंसर निर्णय लेने हेतु डाटा अपर्याप्त होना चाहिए, ठीक है, डाटा इनएडिक्वेट टू टेक ए डिसीजन। आगे लता का अभी ऐसे ही पूछा गया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा शी विल बी ऑफर्ड एज VP पोस्ट, उसे VP की पोस्ट दी जाएगी, मतलब ऊपर अगर जब हम इन सारी इसको देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए दिशा का जन्म इतने को हुआ, तो इसमें भी सेम वही था, उसी को देखकर जो था इसमें आंसर निकालना था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है 69 का, दिशा का, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, वेट एक मिनट, ओके तो इसमें श्योरिटी नहीं है कि कौन सा होगा, तो डाउट है इसमें थोड़ा सा।
तो इसको छोड़ दीजिए। अगला, मेघना कंप्लीटेड बीटेक इन आईटी इन द ईयर विच कंडीशन विल बी लेट। तो ये मेघना का दिया गया है, लिखित परीक्षा में वो उसने 65% आईटी में ही बीटेक किया उन्होंने। 4 नवंबर 1990 को उनका जन्म हुआ और सी सिक्योर्ड 50% मार्क्स अंक जो है उसको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब इसने पूछा कि कौन सी है जो चयनित होने की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया गया डाटा पूर्ण नहीं है, अपर्याप्त है, तो ये वाला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर देने थे। ये है फिर सुरेश और रानी का गोकुल जो है एकमात्र बेटा है। तो सुरेश और रानी का एक बेटा, ये सही है। गोकुल की एक बहन है। जब एकमात्र हो गया तो गोकुल की बहन कैसे हो सकती है, बट बहन हो सकती है, बेटा एक ही है। बट इसमें बताना क्या था, सही निष्कर्ष चुना था। ओके, तो सिर्फ निष्कर्ष एक हो जाएगा क्योंकि बेटी है नहीं है हमें नहीं पता है, तो जो है जिसमें शोर है वो बताएंगे यहाँ पे। ज्योति ने अपने 3 मित्रों को घर बुलाया क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण देखने के लिए। ठीक है, उन्होंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने का निश्चय किया। ओवरों के बीच में पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन नंबर अल्प अवधि के लिए फ्लैश होता है और वे उसी से भी याद रखने का प्रयत्न जो है करते हैं। तो नीचे दिए गए संख्या के अनुसार पुनः स्मरण करते हैं। सभी चारों सहमत हुए कि प्रथम 3 संख्याएं का जो नंबर है वो 421 है। ठीक है, 421 है प्रथम 3 संख्याओं का। उनमें से 2 सहमत हुए कि चौथा जो है वो 9 है, और उनमें से 2 ने कहा कि 5वां संख्या 6 है, और 3 सहमत है कि 6ठा और 7वां संख्या 8 और 6 है। ठीक है, तो कौन सा पिज्ज़ा शॉप का सर्वाधिक संभाव्य टेलीफोन नंबर जो है हो जाएगा। तो 4219-686 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अगला है, अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रांसफोर्ड एंड बैरी स्टेन द स्टेप इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग आर। ओके, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में। चलिए अगला देखिए। अगला जो क्वेश्चन था 74 से 81 पैसेज इसमें दिया गया है। फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो विच क्लोजली रिलेटेड टू वर्ड लोलेसनेस, तो अनार्ची हो जाएगा। रिड्यूस्ड का पूछा था यहाँ पे, जो डिस्क्राइब करता है वर्ड रिड्यूस को, ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रहेगा, यू में एन्जॉय ए सोशल ऑर्डर विच यू लिबर्टी ए रियलिटी। नेक्स्ट में ही सिंबल नॉट ऑफ ट्रेनी बट ऑफ लिबर्टी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा मोनार्की। तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे पूछा था दैट यू डू नॉट नेवर क्रॉस एट ऑल, फाइंड द नाउन। ओके, नाउन पूछे हैं तो तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द क्लोजेस्ट एंटीनम ऑफ द अंडरलाइन। ओके, एंटीनम बताना है प्रिजर्व्ड का, कि प्रिजर्व्ड का एंटीनम जो है यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओके, मेंटेन नहीं आएगा प्रिजर्व का, हाँ डीकम्पोज्ड हो जाएगा, या एक मिनट। ओके, यहाँ पे डीकम्पोज्ड ही बनेगा प्रिजर्व का एंटीनम, डीकम्पोज्ड। अगले में देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कहा गया, क्रॉसिंग एवरी वन पाथ में नीड अस एनी वेहर। तो राइट आंसर हो जाएगा एवरीबडी वुड गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे, नोबडी वुड गेट एनी वेहर। तो इसमें फर्स्ट जो है सही रहेगा। देखिए अगला, डैश फील दैट योर लिबर्टी हैज़ बीन आउटरेज। तो यहाँ पे वर्ब बतानी थी, तो आउटरेज जो है सही हो जाएगा। विटलेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज, तो रीजनेबल हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट बताना है क्योंकि इसमें भी 82, 84 इसमें दिया गया है किसी कंपनी में जॉब हेतु, ये क्वेश्चन थे। इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले 82 देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, आप ये भी इसमें कंप्लीट आपको पढ़ना था अच्छे से, तो मैं सिर्फ इसमें राइट आंसर आपको बता देती हूँ। योगेश ने उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा किया है। ठीक है, तो जो सिलेक्शन हेतु अनिवार्य नहीं है वो पूछा गया था इसमें, तो 82 का डी हो जाएगा। दी गई सभी सूचनाओं के होने के बावजूद उसका चयन नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए 83 भी कुछ इसी तरीके का था, जितने भी ऊपर मापदंड दिए गए थे उनको करता है, तो उसके लिए क्या अनिवार्य नहीं है ये पूछा गया था। तो 83 सिर्फ फिफ्थ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आराधना उपरोक्त सभी मापदंडों को पूर्ण करती है, तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी आएगा। सिर्फ 2, 3 और 4 जो है आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं। ओके, तो ये वाले 3।
चलिए आगे पैसेज दिया गया है 85 से 88 तक। तो ये पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया था। फर्स्ट में है सुकरात और अरस्तु के अभिगमों के मध्य क्या विभेद है। ओके, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे। ओके, इसमें श्योरिटी नहीं है अभी, ठीक है, मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। वाई डू एजुकेशन कंसिडर फिलोसफी ए वीक एंड वुली फील्ड, ये पूछा गया तो ए रहेगा इसमें। इट इज़ नॉट पार्शियली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, फर्स्ट ए ऑप्शन। 87 है दिए गए बोध के संदर्भ में स्थायित्ववाद से आप क्या समझते हैं, तो इसमें भी ए हो जाएगा, ठीक है, जो निरंतर महत्व की है। वट वॉज वर प्लेटो बिलीव अबाउट डेमोक्रेटिक एजुकेशन, तो सी हो जाएगा। उनका मत था कि मात्र चुनिंदा कुछ एक ही स्कूलों में उपस्थित रहते हैं। आगे एक और पैसेज यहाँ पे दिया गया है द क्यूरीज डेस्क कोलाब्रेशन, तो इसमें होना था फ्रेंडली हो जाएगा। मैरी हैड ए ब्राइट माइंड एंड ए लाइट हार्टेड पर्सनैलिटी व्हेन शी लर्न दैट शी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वर्सा सी फेल्ट अनॉयड हो जाएगा यहाँ पे। मैरी शोड इंटेलिजेंस बाई लिविंग पोलैंड एंड ट्रेवलिंग, ठीक है। अगला देखिए एथेंस हैड intervened on behalf of the other Greek city. Darius took drastic step to calm the rebellious Athenians. Their participation dash to the Athenians तो gave strength आ जाएगा। The people of Delos did not want to dash the conquest of Greece, तो यहाँ पे end हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए परिच्छेद में कौन सा शब्द है जो वाक्यांश का अर्थ वर्तमान राजनीतिक पदाधिकारियों की नापसंदगी से है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, ओके, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अगला है आदर्श आचार संहिता को तुरंत प्रभाव से कब लागू किया गया, तो 10 मार्च 2019 को। क्वेश्चन नंबर 99 है भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को कब नामित करते हैं, तो जब राष्ट्रपति को लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है। ओके, 100 क्वेश्चन है भारत में मतदान के लिए अधिदेशात्मक शर्तें क्या हैं, तो नागरिक हो, 18 से अधिक उम्र हो, ऑब्वियस वैध आपराधिक रिकॉर्ड हो, ये नहीं होगा। निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैधता मतदाता पत्र पहचान पत्र जो है धारण किए हो, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो ये थे 100 क्वेश्चन। एक जो 2 क्वेश्चन रहते हैं अगर उनका आंसर मिलता है तो कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।